हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम का ये न्यूमेरिकल चल रहा है। देखिए कितने मतलब आपको रिपीटेड क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर 81 से लेके 90 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं और आप वन बाय वन देखते जाइए। देखिए इसके पहले के जो 80 क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैंने बनाकर एक्सप्लेन करके समझा दिया है। कोई अगर डाउट होता है, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ऑलरेडी देखिए ये 81 का क्वेश्चन जो है ना, जब मैं इसका थियरी पार्ट पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी कराया हूँ, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पहले नंबर तो क्वेश्चन देख के आपके मन में आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किस से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या कंपाउंड बार, पहले बोल दिया कि कंपाउंड बार है, ठीक है। कंपोजिट बार कंसिस्ट ऑफ ए मटेरियल ए इनकेस्ड इन मटेरियल बी, ठीक है, इज टाइटली सिक्योर्ड एट द एंड, टाइटली सिक्योर्ड है एट द एंड पे, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ ए, ध्यान से समझना, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ ए इज मोर देन बी, कि मतलब थर्मल एक्सपांशन जो है यहाँ पे इसका ए का बी से ज़्यादा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझिए। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बार इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर ऑफ द बार इंक्रीज कर देते हैं, बार का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, देन स्ट्रेस इंड्यूस विल बी, ठीक है। दोनों इसमें कंडीशन आ सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। तो ये दोनों कंडीशंस हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और पहले का देखिए कि थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, ठीक है, थर्मल एक्सपांसन की अगर बात करें तो ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो मटेरियल की बात कर रहे हैं कि दोनों जो ए और बी हैं वो टाइटली एकदम बंधे हुए हैं, ठीक है। टाइटली एकदम मतलब बंधे हुए, मतलब एक तरह से मैं बताऊं कि ये मान लो ए वाला मटेरियल है, ठीक है, और ये बी वाला मटेरियल है। यहाँ पर ये करके यहाँ पर वेल्डेड कर दिया गया है, समझ लीजिए ये बी वाला है, ठीक है। अब ये इस तरीके से है। अब ये थर्मल एक्सपांड जब एक्सपांड हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ए का ज़्यादा है, यहाँ पर ऊपर ही ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। ए का ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ए ज़्यादा बढ़ेगा बी के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा होगा, ठीक है, तो लेकिन ये दोनों टाइटली क्या हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है, टाइटली एकदम बदले हुए हैं। तो ये जो बी वाला है वो ए को एकदम आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, और ए वाला जो बी को खींचेगा। समझ में आ रहा है। तो ए के अंदर क्या आएगा, कंप्रेशन नेचर आएगा, और बी के अंदर क्या आएगा, टेंसाइल नेचर आएगा, ठीक है। बी के अंदर आप देखोगे तो टेंसाइल नेचर आएगा, क्योंकि बी को ए खींच रहा है और बी वाला ए को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो बी तो कम मतलब बढ़ रहा है तो वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। मतलब अगर देखोगे तो ये ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं चलो एक बार थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये ए वाला है और ये बी वाला है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। ये मान लो थर्मल एक्सपांशन इतना बढ़ गया, ठीक है, और ये बी इतना ही बढ़ा। लेकिन एक्चुअली ये दोनों बंधे हुए हैं, तो कहीं यहाँ पर जाके ये दोनों बराबर इक्वल इक्वल जितना, ठीक है, इतना इतना वो बढ़ते हैं, ठीक है, इतना वो बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट में क्या होगा, ये इतना कम होगा, इस तरफ जाएगा तो कम होगा, और ये इतना इस तरफ खींच के यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये लाइन तक यहाँ से ये खींच के आएगा। तो बी वाले में देखो टेंसाइल आ रहा है कि नहीं, और ए वाला में कंप्रेशन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंसाइल इन मटेरियल बी ये सी वाला, और कंप्रेशन इन मटेरियल ए, तो ये पॉइंट करेक्ट होता है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन, एसर्शंस और रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एसर्शंस और रीजन वाला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा हुआ, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है एसर्शंस में, देखिए क्या दिया हुआ है। इन ए टेंशन टेस्ट ऑन ए कास्ट आयरन स्पेसिमेन, देखो कास्ट आयरन मतलब ब्रिटल मटेरियल है और उसमें टेंशन टेस्ट लग रहे हैं। द फेलियर ऑफ स्पेसिमेन इज ऑन ए क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्पेसिमेन, सही बात है कि उसमें 90 डिग्री होता है तो मतलब परपेंडिकुलर ही आएगा, ठीक है, ये राइट है। रीजन में क्या बोला है, द फेलियर ऑफ स्पेसिमेन इज
on a plane subjected to maximum tensile stress and cast iron is relatively weak in tension. ऑब्वियसली जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंशन में क्या होता है, कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल की तरह वर्क करता है, ये माइंड में बैठा लो। माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ये पॉइंट ध्यान में रखो। तो यहाँ पर देखो टेंशन में ये वीक होता है ब्रिटल मटेरियल, कास्ट आयरन जो है वो टेंशन में वीक होता है। तो ये भी है, और क्यों ये फेलियर हो रहा है ये रीजन भी दे रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी असर्शंस और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होंगे। 83 नंबर का असर्शंस क्या बोला, इन ए टेंशन टेस्ट ऑन ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन द फेलियर ऑफ स्पेसिमेन इज अलोंग ए प्लेन एट 45 डिग्री टू द क्रॉस सेक्शन। तो ये जो फेलियर प्लेन होता है इसको कप कोन जैसा फेलियर होता है, जो 45 डिग्री उसके एक्सिस से ये फेलियर होता है 45 डिग्री। ये याद रखिएगा कि जो डक्टाइल मटेरियल है उस पर अगर टेंशन टेस्ट किया जाता है तो कप कोन जैसा फेलियर होता है और 45 डिग्री बनाता है। रीजन भी देख लेते हैं। द फेलियर ऑफ स्पेसिमेन ऑन ए प्लेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड माइल्ड स्टील इज रिलेटिवली वीक इन शियर। सही बात है कि जो माइल्ड स्टील होता है या डक्टाइल मटेरियल होता है वो शियर में, ठीक है, शियर फेलियर उसका मतलब हो जाता है क्योंकि वो शियर में वीक होता है। तो ये पॉइंट भी राइट है, ये भी राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी आंसर ए आ जाएगा। कितना मतलब अगर आपने मेरी जो थियरी पार्ट मैंने पढ़ाया है 1 से लेके 32 लेक्चर्स तक मैंने कंप्लीट किए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम, और वो उतना अगर पता चल जाता है ना तो आप देखोगे कि जब आरसीसी पढ़ते हो तो उसका पहला चैप्टर मटेरियल ही आता है, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टीज आता है। तो वो सारा कुछ तो मैंने इसी में बता दिया। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो बड़ा आसानी से आरसीसी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं वहाँ पर भी बताऊँगा, जब स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर भी ये पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर स्टील बार, समझिएगा, ठीक है, एक स्क्वायर स्टील बार है, 50 mm साइड है और 5 मीटर लॉन्ग है, सब्जेक्टेड टू लोड वेयर अपन इट एब्जॉर्ब और स्ट्रेन एनर्जी दे दिया है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला कई बार हमने आपको बताया है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला होता है कि जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो ऑब्जर्व पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट, पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट होती है। तो अगर उसका आप देखोगे तो ये होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है कि आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी है अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रेन एनर्जी करोगे तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इंटू वी हो जाता है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट कई बार हम देख चुके हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, थोड़ा कलर मैं रेड कलर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की फॉर्मूला बात बताऊँ तो जो आपका स्ट्रेन एनर्जी है अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अभी स्ट्रेन एनर्जी कई बार पूछेगा तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इंटू वी कर देना, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पूछा तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी है 100 जूल अपॉन वॉल्यूम। देखिए 50 mm साइड है, स्क्वायर है, तो 50 इंटू 50 और लेंथ कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर का mm में कितना हो जाएगा 5000। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये ऊपर 100 है तो 100 से 2 जीरो, इसके 2 जीरो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और अभी भी 3 जीरो बच रहे हैं। तो 555 का मल्टीप्लिकेशन 125, 125 में 3 जीरो भी हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। तो ये जूल है, ठीक है, जूल को न्यूटन इंटू मीटर भी बोला जाता है, ये भी पता होगा आपको। जूल 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन यहाँ mm में किए हैं तो mm में कन्वर्ट करने के लिए मीटर इंटू में है, तो mm में करोगे तो कितना आ जाएगा mm में अगर करोगे तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, तो ये 1000 भी तो आएगा, 1000 कट गया तो 1/125 ही आएगा, ठीक है, 125। तो यहाँ पर जो अगर आंसर देखोगे तो ए वाला ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, फॉर्मूला याद है तो आपको आसान लगेगा। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो चीज़ें देख लेते हैं। और सॉलिड मेटल बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शनल एरिया, ठीक है,
एक सॉलिड मेटल बार है, यूनिफॉर्म सेक्शन एरिया है, मतलब प्रिज्मेटिक बार है। इट्स लेंथ हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम इट्स अपर एंड, ठीक है, ऊपर से मतलब उसको हैंग किया गया लेंथ वाइज। डिटेल्स ऑफ द बार आर, लेंथ 6 मीटर दे दिया है, मटेरियल डेंसिटी दे दिया है, यंग्स मॉडुलस दे दिया है, व्हाट विल बी द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार इन एम। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, आराम से आप इसको फटाफट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब ड्यू टू सेल्फ लोड, ठीक है। और सेल्फ लोड के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ। देखो डेंसिटी भी दे दिया है ड्यू टू सेल्फ लोड के लिए। फॉर्मूला क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता है, मुझे उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। तो इसका इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है? इलोंगेशन का अगर आप फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू सेल्फ लोड अगर इलोंगेशन लिखना हो तो क्या आता था? W इंटू एल अपन 2AE, ठीक है, यही आएगा। और W क्या है? उसका सेल्फ वेट है, ठीक है। सेल्फ वेट का अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखना हो तो डेंसिटी के वेट का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आपने ये वाला पढ़ा था, गैमा एल स्क्वायर अपन 2AE, यही होता था ना, गैमा एल स्क्वायर अपन गैमा स्क्वायर एल अपन 2E होता है, ठीक है, सॉरी डेल लिखते थे तो गैमा स्क्वायर एल अपन 2AE होता था, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक गैमा एल स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हट गया, एल स्क्वायर अपन 2AE होता है, ठीक है। डेंसिटी का दिया ही है, मटेरियल की डेंसिटी दी हुई है, AE L सब दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर कितना आ जा रहा है? ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, इसमें आ जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, गैमा एल स्क्वायर अपॉन 2AE ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करिए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। देखिए ये प्रिज्म बार है, मतलब प्रिज्मेटिक बार है, तब अगर कोनिकल होता है तो गैमा एल स्क्वायर अपॉन 6AE होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोनिकल बार हुआ तो इस तरीके का अगर है तो, ठीक है, इस तरीके का कोई बार है तो उसके लिए वो फार्मूला होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलर रॉड है जिसका डायमीटर 30 mm है, लेंथ इतना दिया है, सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स, ओके। द एक्सटेंशन इन रॉड दे दिया है एंड चेंज इन डायमीटर भी दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज द पॉइजंस रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड? पॉइजंस रेशियो आपको पता ही है, म्यू इक्वल टू क्या आता है? एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन डैश जो है, ध्यान से समझना, एप्सिलॉन डैश जो दिया हुआ है वो कितना होगा? यहाँ पर डायमीटर का देख लीजिए, ओरिजिनल डायमीटर दिया है और कितना इंक्रीज कर गया है, ठीक है, चेंज हुआ है, वो 0.0045 है और 30 ओरिजिनल था। वहीं अगर लेंथ की बात करें तो 200 mm लेंथ था और इतना एक्सटेंड हो गया 0.09। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या फार्मूला में लिखेंगे? 0.0045 अपॉन 30, ठीक है, ये एप्सिलॉन डैश की वैल्यू हो गई, और इसकी वैल्यू अगर लिखोगे तो 0.09 अपॉन 200, इनको अगर सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाती है 0.33। तो 0.33 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। 1/3 आता है, मतलब 0.33 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बड़ा आसान है, बहुत मतलब हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। फॉर्मूला बस आपको पॉइजंस रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए, वो नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे। फॉर मटेरियल हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया है 208 GPa, ठीक है, पॉइजंस रेशियो भी दे दिया है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? जी पूछ रहा है, ई दिया है, ठीक है। ई और जी का फॉर्मूला और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कई बार मैं बता चुका हूँ, ई इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। ये फॉर्मूला अगर याद है तो देखिए, जी की वैल्यू, ई की वैल्यू दिया है तो जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ई अपॉन 2 1 प्लस म्यू, ये मैं इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आंसर भी GPa में दिया है तो वो वैल्यू उसमें रख दोगे, 208 अपॉन 2 प्लस 1
1 प्लस 0.3 मतलब 1.3 हो जाएगा, 1.3 का 2.6 हो जाएगा, और 208 में 2.6 का डिवाइड कर दो, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, 80.0 GPA, ये पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88। ठीक है, 88 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं। गिवन ई इज एज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब के की वैल्यू, के की वैल्यू कब मिनिमम होगी, यहाँ पे यही बात किया है कि व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा जिसकी वजह से के की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आपको मैं देखिए, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो के इक्वल टू आपको पता ही है कि ई अपॉन 3 1 - 2 म्यू है। ठीक है, अब के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ई की वैल्यू जितना कम होगा उतना ही के की वैल्यू कम होगी। तो के की वैल्यू इसमें सबसे कम कौन सा है, इसमें अगर ई की के की वैल्यू कम कब होगी, अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आप देखते हो, ठीक है, तो के की वैल्यू कब कम होगी, यहाँ पे वही चीज़ें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये फॉर्मूला तो आपको पता है। अब मिनिमम के की वैल्यू में अगर आप ध्यान देंगे तो 1 - 2 म्यू लिखा है मैंने। ठीक है, शुड बी मैक्सिमम फॉर 1 - 2 म्यू टू बी द मैक्सिमम। ये वाली जो 2 म्यू की वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी तभी, तभी अगर आगे ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। म्यू की वैल्यू जीरो होगी। और म्यू की वैल्यू कब जीरो होती है, जब के ई की वैल्यू इतनी हो, तब उस टाइम पे ई की कितना आ रहा है, के मिनिमम होगा तभी तो होगा। तो यहाँ पे E/3 आ रहा है, दिख रहा है, E/3 ही आएगा ना। अगर म्यू की वैल्यू जीरो कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इक्वल टू E/3 आएगा, और यही मिनिमम होगा ना, यही मिनिमम होगा। म्यू की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है कि वो जब जीरो होगा तब के की मिनिमम वैल्यू होगी, और कितना आ रहा है, E/3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे ना तो आपको आसानी से आ जाएगा कि के की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर म्यू के ऊपर डिपेंड है कि म्यू की वैल्यू अगर जीरो रख दिया जाए, क्योंकि देखो अगर 1 रखते हो तो ये माइनस में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तब और ज़्यादा ये वैल्यू हो सकती है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आसानी से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ माइल्ड स्टील बार है और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दे दिया है, 1 मीटर लेंथ है, सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्ट्रेस भी दे दिया है, टेंशन है, एंड स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन कंप्रेशन है, और स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन टेंशन है। कंप्रेशन दे दिया है, ई की वैल्यू दे दिया है, म्यू की वैल्यू दे। व्हाट इज द इलोंगेशन ऑफ द बार इन mm इन एक्स डायरेक्शन। सिंपल सा, इसको तो कई बार ये फॉर्मूला बता दिए हैं कि इलोंगेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो ये एक्स डायरेक्शन में है, ये फॉर्मूला स्ट्रेन फाइंड आउट कर लो। आपको पता ही है कि सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपको ये एप्सिलॉन एक्स मिलेगा क्योंकि सारी वैल्यू दी हुई है। इस फॉर्मूला से आपको ये मिल गया, और एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू आपको पता है ये कि डेल एल अपन एल होता है, तो इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर दो, डेल एल मिल जाएगा। ठीक है, तो डेल एल कितना आ रहा है वो चीज़ें मैं बता दूँ, वो आ रहा है 3 mm। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस याद रहना चाहिए। देखो ये 2D है इसलिए ये फॉर्मूला आता है, अगर 3D होता तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ये फॉर्मूला आता 3D अगर होता तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 19 नंबर का 90 और इस वीडियो का लास्ट 90। अ माइल्ड स्टील रॉड
टैपर है, ठीक है, टैपर है, यूनिफॉर्म फ्रॉम 30 mm डायमीटर, ध्यान से समझना, टैपर्ड बार है, ठीक है। और टैपर्ड बार का अगर सिंपल सा अगर आपको फॉर्मूला पता है एक्सटेंशन का, डेल एल का, तो फॉर्मूला क्या था, फोर पी इंटू एल अपन पाई d1 इंटू d2 इंटू ई, ये फॉर्मूला है, ठीक है, टैपर्ड बार का। तो देख लेते हैं, ये याद रखिएगा फॉर्मूला क्या क्या दिया है। देखो, यूनिफॉर्म फ्रॉम 30 mm डायमीटर टू 12 mm डायमीटर, d1 और d2 दे दिया है, इन लेंथ ऑफ 300 L भी दे दिया है, द रॉड सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड भी दे दिया है, p की वैल्यू, e भी दे दिया है, व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द रोड, वैल्यू पुट कर दो, आराम से मिल जाएगा। बशर्ते ध्यान रखना कि इन सारी वैल्यू में mm है तो mm में ही होने चाहिए, न्यूटन है तो न्यूटन में ही होना चाहिए। अभी यह देखो e की वैल्यू न्यूटन पर mm² है, लेकिन ये जो है एक्सियल लोड 12 किलो न्यूटन है, तो इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में बना लेंगे तो 12,000 न्यूटन हो जाएगा। नहीं तो अगर ये वैल्यू इस तरीके से नहीं पुट करोगे तो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 1/5 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बशर्ते आप बार बार देखो ये चीज़ें, पेन और नोटबुक लेके बैठिए और खुद ही सॉल्व करिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ उसके पहले ही आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको रिवाइज भी होगा और आइडिया भी मिल जाएगा। तो ये था 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, और आप देखेंगे ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का स्टार्ट होगा, ठीक है। 2010 में जो पूछे गए थे, हो सकता है 2011 भी आ जाए। तो इस तरीके से आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।